लास्ट टॉपिक कर रहे थे हम लोग क्या? ओके, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हो गया था, है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला, है ना, और कैसे हम लोग डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक क्या होगा आपका? डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो देखो बेटा, एक्चुअली में हम लोग ये पहले डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ डायमेंशन। हमें डायमेंशन या डायमेंशन फार्मूला का रिक्वायरमेंट क्यों है, हमने क्यों इस पर काम करना शुरू किया। बिकॉज जबकि ऑलरेडी हमारे पास क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए नंबर यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, फिर भी हमें डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला की रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं क्या, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अस से दैट कि आपके पास क्वांटिटी है लेंथ, क्वांटिटी है क्या, लेंथ, और इसको मेजर करने के अलग अलग सिस्टम है। लाइक जैसे देखो क्या, हम लोग बात करते हैं क्या, मेजरमेंट के जो सिस्टम है उसमें पहला है आपका एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने पहले ही पढ़ा होगा कि लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं किसमें बेटा, मीटर में। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। अगर बात करते हैं, और हम लोग कह सकते हैं दूसरा एक चीज और, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। ये हमारा एसआई सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब यही तीन चीज अगर हमें किसी दूसरे सिस्टम में मेजर करना, लाइक सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग कहते हैं क्या, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं किसमें, सेकेंड में। ठीक है, एक और है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। क्या बेटा, एमकेएस सिस्टम। अच्छा, एमकेएस सिस्टम की बात अगर करते हैं बेटा, तो देखो लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, लेंथ को मीटर में, ठीक है ना। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। वैसे ही हमारे पास एक और सिस्टम है, दैट इज नोन एज एफपीएस सिस्टम, ठीक है ना। कौन सा सिस्टम है बेटा, एफपीएस, है ना। और एफपीएस में क्या होता है, तो लेंथ को मेजर करते हैं फुट स्केल में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। अब हम लोग थोड़ा सा इसके यूनिट पर ध्यान देते हैं कि एक यूनिट लेंथ क्या, एक यूनिट लेंथ का किसके रेस्पेक्ट में है, मीटर के रेस्पेक्ट में। दूसरा यूनिट लेंथ का किसके रेस्पेक्ट में, सेंटीमीटर में। और तीसरा यूनिट जो लेंथ का है वो किस में, फुट स्केल में। अब मान लो सब जगह अलग अलग यूनिट हम यूज करते, तो एक ही लेंथ के फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास मीटर भी है, हमारे पास सेंटीमीटर भी है, हमारे पास फुट भी है। तो क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। उससे क्या डेवलप होता है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमको क्या चाहिए था, एक फंडामेंटल बेस चाहिए था। क्या चाहिए था, एक फंडामेंटल बेस जो सब जगह यूज हो। लाइक जैसे ये इंटरनेशनल लेवल पर यूज होता है, ये सीजीएस सिस्टम है तो अलग कंट्री यूज करता है, तो ये सब अलग अलग हिसाब से डिफाइन किया हुआ। तो अगर इन चीजों को बुक में पब्लिश नहीं किया जाता तो हम लोग तो नहीं पढ़ते, और किसी दूसरी जगह पर हम जाते और हम कहते 5 मीटर लेंथ दीजिए, 5 मीटर वायर दीजिए, और उसने अगर कभी मीटर वर्ड सुना नहीं होगा तो हम उसको समझ में आएगा कि हम क्या मांग रहे, नहीं ना। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने क्या डेवलप किया, डायमेंशन डेवलप किया। क्या डेवलप किया, डायमेंशन की एक ऐसा फंडामेंटल बेस चाहिए हमको जिसके बेसिस पर हम सभी चीजों को यूनिवर्सल लेवल पर डिफाइन कर सकें। किस लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर डिफाइन कर सकें। तो यूनिवर्सल लेवल पर डिफाइन करने के लिए हमने चीजों को कन्वर्ट किया किसमें बेटा, डायमेंशन में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया, डायमेंशन में। जैसे लेंथ के लिए क्या डिफाइन किया, डायमेंशन, लेंथ के लिए डायमेंशन। तो देखो लेंथ का पहला लेटर एल है तो डायमेंशन डिफाइन किया गया क्या, एल। दूसरा चीज देखिएगा, अगर मास है तो मास का फर्स्ट लेटर क्या है, मास का फर्स्ट लेटर क्या है, एम, तो यहां पर क्या डिफाइन हो जाएगा, एम, ठीक है। तीसरा जो है बेटा आपके पास वो है टाइम, तो यहां पर क्या है, टी, तो यहां पर टी डिफाइन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जनरली हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। यानी यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए टर्म यूज करते हैं क्या, एम्पियर, और एम्पियर का फर्स्ट लेटर क्या है, ए, तो यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, ए।
तो LMTA is the base of physical quantity and that base or the power of that base is known as dimension. समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो नहीं? तो डायमेंशन का एग्जैक्ट मतलब क्या आ गया? देखो बेटा, डायमेंशन का एग्जैक्ट मतलब क्या आ गया? डायमेंशन देखिए क्या है, तो डायमेंशन है क्या? इट इज पावर ऑफ बेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. It is power of base of physical quantity which can be expressed in terms of mass, length and time. जनरली ये तीन फंडामेंटल है जो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होगा? मास, लेंथ एंड टाइम. कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं आता? क्लियर ना? तो डायमेंशन का रिक्वायरमेंट इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए किया गया ताकि यूनिवर्सली लेंथ को हम कैसे पहचान सके, किससे आइडेंटिफाई कर सके? एल से आइडेंटिफाई कर सके. मास को यूनिवर्सली किससे आइडेंटिफाई कर सके? एम से आइडेंटिफाई कर सके. क्लियर है ना? नोट कीजिए इसको पहले. हो गया? मिनटाएं क्या? हाँ, तो दैट मीन देखो बेटा. हाँ, नेक्स्ट है क्या? डायमेंशन फॉर्मूला. नेक्स्ट क्या आपके पास? डायमेंशन फॉर्मूला. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, आपको समझना है क्या डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है. डायमेंशन फॉर्मूला, तो देखो इसको थोड़ा पहले ऐसे समझ लेते हैं. जैसे मान लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी such as mass, length and time. हमने क्या बोला? आप यहाँ पर कुछ पहले लेट कर लीजिए कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है एंड टाइम पर डिपेंड कर रहा है. किस पर? मास, लेंथ एंड टाइम. वेयर द पावर ऑफ मास, है ना, वेयर द पावर ऑफ मास
इज ए, पावर ऑफ मास कितना है, ए है, पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंथ इज बी, पावर ऑफ लेंथ कितना बेटा, बी, एंड द पावर ऑफ टाइम इज सी, ठीक है ना, सी के टर्म में। देन तब देखिए क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने बोला क्या कि मास, लेंथ और टाइम ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सा है, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपके पास फंडामेंटल तीन था, अभी जो मैंने डिफाइन किया आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी तीन है। कौन कौन सा हो गया बेटा, मास, लेंथ, ठीक है ना, और टाइम। और डायमेंशन जो सिंबल है इसका, डायमेंशन सिंबल, ठीक है ना, डायमेंशन सिंबल जो है बेटा वो क्या आ गया, मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। देन पावर क्या है इसका, पावर क्या है, तो मास का पावर a, लेंथ का पावर b और टाइम का पावर c। देन द फिजिकल क्वांटिटी, then the physical quantity can be represented as, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, m to the power a, l to the power b and t to the power c। यानी हमने एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा, तो m पावर a, l to the power b और t to the power c लिख सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डायमेंशन फॉर्मूला। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन है तो नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है बेटा, तो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है ना, इन विच it is denoted by, it is denoted by m to the power a, l to the power b and t to the power c। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नोट कर लो बेटा। हो गया, हो गया ना, इसको मिटाएं।
अब देखिए इसका क्या सिग्निफिकेंट है उसको समझते हैं। हमने लिख तो लिया कि पी क्यू इक्वल टू मास एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी। इसका सिग्निफिकेंट होता है, क्या सिग्निफिकेंट है उसको समझते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट समझो कि हम किस कंक्लूजन तक पहुंचे, है ना, इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है। लाइक जैसे देखो, अगर हमने बोला क्या एक फिजिकल क्वांटिटी ए है जिसका पावर है क्या m टू द पावर a l टू द पावर b और t टू द पावर c। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका a एक फिजिकल क्वांटिटी है देन दैट a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a, ठीक है। और सेकेंड a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर b, एंड क्या होगा द फिजिकल क्वांटिटी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टू द पावर c। अब यहाँ पर ये तीनों प्रोपोर्शनेट है। अगर ये तीनों प्रोपोर्शनेट है तो यहाँ से क्या सिग्निफाई हो सकता है बेटा, इन तीनों से a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a इंटू l टू द पावर b। इसको अलग अलग मैं पहले लिख देता हूँ, m टू द पावर a इंटू l टू द पावर b इंटू t टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा c, है ना। अब आपने पढ़ा कि एक प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहां से k कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म को, सो दैट a इज इक्वल टू k इंटू m टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा a l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। अब देखो यहां से अगर हम लोग यहां से एक कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का, अगर यहां पर लिख कर लें क्या, इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k आपका 1 हो जाए, कांस्टेंट आपका 1 हो जाए, देन द फिजिकल क्वांटिटी a इज इक्वल टू क्या आ गया m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c। अगर ऐसा आया तो ये कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कैसा रिलेशन में है बेटा, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, डायरेक्ट रिलेशन में। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, पहला चीज आपको समझ में आ गया, दूसरा चीज समझिएगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी b है, कोई फिजिकल क्वांटिटी b है जिसके लिए हमने यहां पर लिखा क्या m टू द पावर माइनस a l टू द पावर माइनस b और t टू द पावर क्या बेटा रे माइनस c। इसका मतलब यहां पर क्या है m टू द पावर माइनस a है, दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ, तो पहले तो ये समझिए m टू द पावर माइनस a को मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय m टू द पावर a। अच्छा l टू द पावर इनवर्स b, इसको माइनस b अभी हम रीड कर रहे हैं, बाद में हम इसको इनवर्स b पढ़ेंगे, राइट ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम 1 बाय l टू द पावर b, t टू द पावर माइनस c अगर लिखा हुआ तो इसको क्या पढ़ते हैं 1 बाय t टू द पावर c। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या लिख सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a, ठीक है ना। द फिजिकल क्वांटिटी b इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर b एंड द फिजिकल क्वांटिटी b आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर c। अब यहां पर इनवर्स रिलेशन है, यहां पर कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हमें कांस्टेंट ढूंढना है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसी फिजिकल क्वांटिटी को, इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट मींस b इज इक्वल टू, दैट मींस b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीस थ्री। तो क्या हो जाएगा यहां से m टू द पावर a l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। यहां से कांस्टेंट अगर टर्म लिखो बेटा तो b इसका तो क्या जाएगा k इंटू 1 बाय m टू द पावर a l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर k को 1 रख दें, k को क्या रख दें 1, सो इफ k is equal to 1 then that b is equal to 1 by m to the power a l to the power b and t to the power c। अब इसको हम इनवर्स कर दें, a को पावर को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में होगा, सो दैट b is equal to m इनवर्स a l इनवर्स b एंड बेटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर t इनवर्स c। तो अगर आप देखेंगे क्या, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये जो फंडामेंटल बेस है, अगर उसका पावर निगेटिव है तो पावर निगेटिव मतलब इनवर्स रिलेशन, पावर पॉजिटिव इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आ गया ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, दैट मींस दो चीज हो गया, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव तो कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। और अगर पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव तो कैसा रिलेशन बेटा, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। क्लियर है ना।
कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, नोट कीजिए इसको। अच्छा ठीक है, आप लिखो ना, सुनो। नोटेड। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट देखो, अब समझो, देखो इसको समझो बेटा। हाँ देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपल टर्म्स है, सिंपल टर्म में समझिए। हाँ इधर ध्यान दीजिए, देखिए आपने पढ़ा हो ना 1/5 है। अच्छा, अगर मैं 1/5 को 1/5 टू द पावर 1 पढ़ दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं ना। अब हमने बोला क्या, इसको मैं ऐसे ही नहीं लिखना चाहता, मैं इसको ऊपर करके लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए, जब क्या है, डिनोमिनेटर के पावर को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर डिनोमिनेटर प्लस में होता है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1। यानी इसको माइनस, अब किसी ने आपको ये दे दिया है 5 टू द पावर -1, तो क्या इसको हम 1/5 लिख सकते हैं? वही चीज किया मैंने यहाँ पर कि आपके पास पावर है m टू द पावर -a, m टू द पावर -a। अब इसको मुझे प्लस में लिखने का मन करा तो मैं क्या करूंगा, इस पावर को नीचे ले जाएंगे तो निगेटिव पावर नीचे जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर क्या बन जाएगा, m टू द पावर a। अब समझ में आया? अब क्या होता है, जैसे ही निगेटिव पावर से ये पॉजिटिव से ऊपर गया निगेटिव, ये कैसा रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स रिलेशन। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल, है ना।
तो यहाँ पर क्या इनवर्स है, इनवर्स में हमेशा पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, और डायरेक्ट में हमेशा पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, बोलो हाँ आशुतोष, ठीक है ना, आगे बढ़े फिर। ओके तो दैट मीन देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट देखो बेटा एक एक करके अब हम समझते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT के टर्म्स में लिखना ही डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढने के बराबर है। तो दैट मीन देखो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू, मैं ऐसा लिखता हूँ m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। अब पावर a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिफाइन करेगा फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पर कुछ हमें पहले समझना है क्या, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास कितने तरीके का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, कितने तरीके का बेटा, 7 टाइप का था ना, कितने टाइप का था, 7 टाइप का था, ठीक है ना। तो 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात करते हैं, ला दिए हाँ। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला है ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आपके पास पहला तो हम पढ़ ही चुके हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे m से, लेंथ है इसको रिप्रेजेंट करेंगे l से, टाइम है इसको रिप्रेजेंट करेंगे t से, ठीक है ना। नेक्स्ट बताना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से या A से, I या A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बताना बेटा, टेम्परेचर है, डायमेंशनली टेम्परेचर को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ थीटा से, डायमेंशनली थीटा से। आप लिख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जनरली किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसे कैंडिला होता है, CD होता है, ये ऐसा यूनिट होता है, लेकिन डायमेंशनली इसको C लिखते हैं। C इसलिए लिखते हैं बिकॉज इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लुमिनस इंटेंसिटी कहां से रिप्रेजेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिप्रेजेंट होगा, इसलिए C से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या आपके पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, मोल, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल हो गया, ये तो याद रखना ही रखना आपको, 7 फंडामेंटल। अब इस पर ही डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगा, ये 7 तो आपको याद रखना ही है। ये डायमेंशन फार्मूला है। हो गया, आगे बढ़े बेटा, कोई कंफ्यूजन ले तो नहीं। ओके अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं, देखो यहाँ पर बेटा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ। यहाँ पर समझना आपको, देखो क्या है, डिफरेंट
टाइप ऑफ लेंथ, कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ कि कौन कौन से लेंथ की कैटेगरी में आता है और कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। लेंथ में जनरली लोग ये क्या करता है, मिस्टेक करता है। लाइक जैसे अगर मैंने बोला क्या लेंथ तो है, तो खैर लेंथ तो डायरेक्टली समझ में आता है, एल लिख सकते हैं। अगर किसी ने आपको बिथ दे दिया, सिर्फ बिथ दिया, तो बिथ भी तो एक तरीके का लेंथ ही होता ना, तो बिथ के लिए भी क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अच्छा, किसी ने हाइट दिया बेटा, सिर्फ हाइट, और बोला हाइट का डायमेंशन फॉर्मूला बताए, तो हाइट भी तो एक तरीके का लेंथ ही है ना, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एल। अच्छा, अभी यहां पर देखिए एक चीज और, सिंगल लेंथ एल, बिथ एल, हाइट एल। अब एक बात बताइए, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा क्या, देखो यहां पर आर्क लेंथ, याद होगा कल के क्लास में पढ़ा था आर्क लेंथ। आर्क लेंथ भी तो एक लेंथ ही है ना, तो आर्क लेंथ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा आपसे, तो आर्क लेंथ कैसे निकालना, देखिए यहां से थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है ना, इसलिए आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। अब रेडियस लेंथ है ना, अगर रेडियस लेंथ है तो आर्क का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहां से समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए यहां पर, अभी बात किया हमने रेडियस, अब देखो रेडियस इसका तो यहां से रेडियस इसका तो क्या हो जाएगा, आर्क बाय थीटा, थीटा तो डायमेंशन लेस होता, कल ही पढ़ा था मैंने। आर्क है तो आर्क के लिए लेंथ आया, तो रेडियस के लिए भी क्या होगा, लेंथ होगा। अच्छा, कुछ और बातें, कुछ और बातें। 6 नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स लिखते हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। इस सिचुएशन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एग्जैक्टली हमें क्या देता है, लेंथ देता है, और इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, एल होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है क्या, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, राइट ना, तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज डिस्टेंस और लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ है, अगेन लेंथ आ गया, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, एल। यानी इन सब में मास नहीं है, इन सब में टाइम नहीं है, तो फंडामेंटली सिर्फ क्या है, लेंथ है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना बेटा, है ना। द डायमेंशन फॉर्मूला इज एल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ लेंथ। हम एक बात और करेंगे अभी, पहले इसको नोट कर लो, हम एक पॉइंट और करेंगे अभी डिस्कस इसमें। हो गया बेटा, ओके मिटाए ना इसको। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, हाँ
नेक्स्ट कुछ और अभी लेंथ के बहुत टाइप होते हैं और इस पर हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे विशेष रूप से, है ना। अब देखो क्या है लेंथ का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। लेंथ के लिए देखो इस बार मैं थोड़ा ग्राफ से लेंथ को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस से दैट कि आपके पास एक एक्सटी ग्राफ है। क्या ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ। यह है टाइम और यह है एक्स। एक्स को बोलते हैं यहाँ पर क्या? पोजीशन। एक्स को क्या बोल रहे हैं? पोजीशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस एक्सटी ग्राफ को यहाँ पर मानते क्या है? कुछ एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ग्राफ है ना। अगर ये ग्राफ है बेटा और आपको दो टाइम डिफरेंस, एक टाइम यहाँ पर मान लीजिए और दूसरा टाइम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका हो गया T1 क्योंकि टाइम है x पर, और यहाँ पर हो गया क्या आपका T2, ठीक है। अब दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो ये x है, पोजीशन को y पर मैंने रिप्रेजेंट किया और टाइम को हमने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया। तो ये वाला पॉइंट अगर x पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर ये वाला पॉइंट हम y पर प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, तो एग्जैक्टली हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? पोजीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऊपर टाइम पहला x1, टाइम दूसरा x2, यानी ये x1 और x2 है। तो ये वाला चीज जो हमें मिल रहा है एग्जैक्टली, ये क्या मिल रहा है? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस मिल रहा है। अगर ये हमें दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस मिल रहा है जिसको मैं नाम देता हूं a और b, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ab इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा x। माइनस साइन हम क्यों लगा रहे हैं? माइनस क्यों लगा रहे हैं बेटा? देखिए ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप नीचे की ओर चल रहा है ना, तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। और डिक्रीजिंग ग्राफ में ऊपर वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है और नीचे वाला मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। तो कम माइनस ज्यादा, मतलब नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है, पॉजिटिव वैल्यू स्मॉलर है, तो नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा, तो माइनस डेल्टा एक्स। लेकिन है तो लेंथ ही ना, क्या है? लेंथ है। तो अगेन इस लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और समझिए। किसी ने बोला क्या, इन दो टाइम इंटरवल के बीच में, जैसे मान लो ये है 5वां सेकेंड ऑफ द मोशन और ये है 20 सेकेंड ऑफ द मोशन। आपसे किसी बच्चे ने बोला क्या, आप 10वें सेकेंड में इसका पोजीशन बताइए। यहां पर मान लीजिए 10वां सेकेंड, तो 10वें सेकेंड के आप 10वें सेकेंड से अंतर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन एक सेकेंड का तो टाइम स्लैप्स मिलेगा ना हमको। अब उस पॉइंट को यहां पर हमें ढूंढना, इस पॉइंट को हमें क्या करना है? यहां पर ढूंढना। तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? एक छोटा सा टेंजेंट बना लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक छोटा सा टेंजेंट बनाते हैं और इस टेंजेंट के दो पॉइंट को हम क्या करते हैं? y पर प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो y पर प्रोड्यूस करना आपको, ये पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन y एक्सिस होगा। अगर ये y एक्सिस है बेटा यहां पर, तो दैट मींस देखना बेटा, ये वाला पॉइंट है आपका x इनिशियल और ये वाला पॉइंट है आपका x फाइनल, एंड दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल। इन दैट केस वी कैन राइट x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ x। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंस ऑफ x। बहुत छोटा सा होता है जहां पर टाइम लिमिट टेंड्स टू 0। यहां पर क्या हो रहा है? टाइम लिमिट यानी डेल्टा टाइम t लिमिट टू 0, वहां पर ये डेल्टा x प्रोड्यूस नहीं होगा, वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? dx प्रोड्यूस होगा। इस dx का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ x। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? डिफरेंस ऑफ x। डिफरेंस ऑफ x, एंड दिस डिफरेंस ऑफ x इज यूज्ड इन मैथमेटिकल टूल्स। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशिएशन। आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंस ऑफ x कहने का मतलब क्या आ गया? डिफरेंस ऑफ पोजीशन। डिफरेंस ऑफ पोजीशन। तो अगर आपको किसी ने dx का डायमेंशन फॉर्मूला, व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ dx? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ dx। तो dx का मतलब आपको समझ में आ गया क्या? इट इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन, एंड डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑलवेज प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिफरेंस ऑफ पोजीशन इक्वल टू क्या है? क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है? एक लेंथ है, और अगर लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ dx विल बी l। आया समझ में? आया समझ में ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नोट कर लीजिए बेटा इसको। हाँ,
हो गया बेटा? आशुतोष, हो गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दो बातें और आप बताइएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आप बताइए, ठीक है ना, कि क्या होगा उसका डायमेंशन फार्मूला, है ना। लाइक जैसे एक दो बातें आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, जैसे आपको मालूम है ना डायमीटर क्या होता है? व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस है, तो डायमेंशन फार्मूला सिर्फ एल हो जाएगा। 2 तो नंबर है ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आपने पढ़ा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बताइए तो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर है 4 टाइम्स ऑफ ए यानी 4 टाइम्स ऑफ साइड। अगर 4 टाइम्स ऑफ साइड है तो साइड का 4 तो नंबर है ना, साइड का अगेन लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए तो बेटा रे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हाँ ट्रायंगल सम ऑफ साइड्स होता है ना, क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी यानी सब l है, सब लेंथ है, तो यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या? l, l प्लस l, तो 3l लिख सकते हैं, यानी सीधा सीधा l लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हाँ रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू एल प्लस बी यानी एग्जैक्टली l प्लस l ही होगा, यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला l। नेक्स्ट बताइए तो बेटा रे, आपने पढ़ा होगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अगेन यहाँ 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिर्फ रेडियस बचा, रेडियस के लिए क्या होता है? लेंथ। समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इतना काफी आज के लिए, है ना। चलो ठीक है, फिर सी यू टुमारो, राइट।